First of all, today's session is for Hibernate with Spring Boot and Spring JPA. तो अभी हमने जो पीछे क्लास ली थी उसको मैं थोड़ा सा रिकैप भी कर देता हूँ और आपको जो कोड है वो गिटहब के थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि जो भी मैं सोर्स कोड बना रहा हूँ वो मेरे मशीन पे रह जा रही है, तो बेटर रहेगा कि वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। उसके लिए गिटहब पे मैंने एक रिपोजिटरी बनाई है, ये TB5 जो अपने कोर्स का नाम है, और कोड हाइबरनेट मीन सिंपल बेसिक हाइबरनेट रहेगा। इसमें आपको अपने मशीन पे जावा इंस्टॉल करनी है। इंटेलिजे आइडिया हम यूज कर रहे हैं, आप भी मेरे ख्याल से इंटेलिजे आइडिया ही आईडी यूज कर रहे हैं। आईडी आप कोई सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं, आप यहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि इस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस सोर्स कोड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, स्टेप 1 आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लें। स्टेप 2 आप इस प्रोजेक्ट में जितने भी इसको ओपन कर लें आईडीई में। स्टेप 3 में आप इसका मावेन डिपेंडेंसी अपडेट कर लें। 4 में जो ये एक सैंपल दिया गया है प्रॉपर्टीज फाइल में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, इसको आप अपने डेटाबेस के हिसाब से, अपने कंप्यूटर के सेटअप के हिसाब से चेंज कर ले। जो भी आपका पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम, आपके अपने डेटाबेस के पासवर्ड और यूजर्स वगैरह का जो भी नाम है वो रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन की मेन फाइल है, उस एप्लीकेशन मेन फाइल को आप रन कर दें और सॉफ्टवेयर आपका चल पड़ेगा। अभी मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करके जितने स्टेप्स इसमें दिखाए गए हैं वो फॉलो करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप अपने पास भी इसको रिक्रिएट कर सकें। और इसके बाद इसी प्रोजेक्ट में मैं आगे फर्दर इसको एनहांस करूंगा और जो भी चेंजेस आएंगे वो वापस से गिटहब में कमिट कर दूंगा, ताकि आपको अपडेटेड सोर्स कोड भी मिल जाए। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। हाँ, तो इस तरीके से जो होगा हमारे बीच में सोर्स कोड का भी एक्सचेंज चालू रहेगा। github.com पे जाएंगे, इस पे मैं A4 अम्बरीश सर्च कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, डाउनलोड तो कोई भी कर सकता है ना। यहाँ पे देखेंगे एक आपको ये मिल जाएगा, TB5 कोर हाइबरनेट, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के कई तरीके हैं, एक सिंपली डाउनलोड जिप कर सकते हैं। फर्दर जब हम कोर्स में और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इस TB5 कोर हाइबरनेट में या अपने और किसी प्रोजेक्ट में आपको मैं मेंबर भी बना सकता हूँ। अगर मैं आपको मेंबर बनाऊंगा तब आप इस सोर्स कोड को एडिट भी कर सकते हैं और फर्दर आप इसमें अपने चेंजेस भी मुझे दे सकते हैं मर्ज करने के लिए। फिलहाल आप नॉर्मल में डाउनलोड एंड जिप कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कोई भी अभी इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में मेंबर नहीं है। सिंपली सेव कर लेंगे इसको कहीं पर। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास सोर्स कोड। मैं इसको अभी यहीं पर अनजिप कर लेता हूँ। आप अपने मशीन के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। C ड्राइव, D ड्राइव में कहीं भी ले जाके इसको अनजिप कर लेंगे। ये देखिए, ये सोर्स कोड वहां से डाउनलोड हो गया गिटहब से। अब मान लेते हैं मैंने इसको इंटेलिजे आइडिया के अंदर जस्ट ओपन कर देना है। मशीन थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। अभी जो मैंने फोल्डर ओपन डाउनलोड किया है वो डाउनलोड फोल्डर में TB59 से है, ये वाला नहीं।
डाउनलोड फोल्डर में ये वाला मेन वाला, ये वाला डाउनलोड किया है जस्ट अभी आपके सामने। ट्राई न्यू विंडो, यहाँ देखेंगे ये माविन अपने आप ही सिंक हो रहा है। माविन सिंक हो गया। एक्सटर्नल लाइब्रेरी में माविन की सारी लाइब्रेरीज दिख रही है, इसका मतलब ठीक है, ये सब अपने आप ही अपडेट हो गया है। तो हमने कितने स्टेप फॉलो कर लिए इसके? हमने प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया, प्रोजेक्ट को आईडी में इंपोर्ट कर लिया, ओपन कर लिया, और माविन को हमने अपडेट कर लिया है। अब डेटाबेस कनेक्शन की बात है, तो सोर्स कोड में वापस से चलते हैं। उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। यहाँ पर मेरे पास है लोकल होस्ट 5432 डेमो3 डेटाबेस, पोस्टग्रेस यूजर नेम, पोस्टग्रेस पासवर्ड, क्रिएट एंड पोस्टग्रेस डायलेक्ट। मुझे अभी इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको हो सकती है कि आपको डेटाबेस का नाम बदलना हो या आपके मशीन में पासवर्ड कुछ और हो, तो जो भी होगा उसको इस हिसाब से चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था रन एज जावा एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम जावा में चलेंगे और इस प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। प्रोजेक्ट रन होने लगेगा और यहाँ देखिए अभी तक कल जो हमने किया था वो ये था कि हाइबरनेट के फॉर्म के हिसाब से सेटअप करना। स्प्रिंग इनिशियलाइजर से हमने स्प्रिंग का बूट का एप्लीकेशन बनाया था और उसमें हमने स्प्रिंग जेपीए और पोस्टग्रेस ड्राइवर इन दो की डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी। उसको मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया था, ताकि आप ब्लैंक से भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अभी फिलहाल आप काम करने के लिए गिटहब से ये वाला सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि हमारे हाइबरनेट का जो एप्लीकेशन है वो अपने एंटिटीज को, जिसको हमने @entity और @table से हमने एनोटेट किया हुआ है, उसके हिसाब से वो खुद ही टेबल का क्रिएट स्टेटमेंट बना के डेटाबेस पे ब्लैंक टेबल क्रिएट कर रहा है। आप लोगों को असाइनमेंट ये है कि आज आप मुझे इस तरीके का कुछ स्क्रीनशॉट भेजेंगे जिसमें आपके अपने एप्लीकेशन की टेबल्स को हाइबरनेट के थ्रू क्रिएट करते हुए मैसेज का स्क्रीनशॉट होगा। ये जैसे है ना, जैसे ये मैं भेज रहा हूँ, मान लेते हैं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। और एक इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इसी तरीके से आप सब भी अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करें और अपने हाइबरनेट एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दें कि हमारा हाइबरनेट का एप्लीकेशन टेबल क्रिएट करने तक का बन रहा है। अब हम इस एप्लीकेशन में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बताया? जी सर। नेक्स्ट आपको होमवर्क समझ में आ गया कि क्या करना है? यस सर। बिल्कुल, वो होमवर्क कंप्लीट करने हैं। अब जबकि मेरा डेटाबेस बन चुका है और मुझे अब इस डेटाबेस में और फिलहाल टेबल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे नीचे कमेंट भी लिखा हुआ है ना, इट इज यूज इन डेवलपमेंट फेज ओनली, ड्रॉप एंड रिक्रिएट टेबल्स। जब भी ये क्रिएट रहेगा तो ये टेबल को बनाता रहेगा ड्रॉप करके। तो मान लेते हैं अभी मैं एप्लीकेशन में 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट करूं और फिर जब मैं दोबारा से प्रोग्राम रन करूंगा तो फिर से टेबल डिलीट हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी और फिर से ब्लैंक टेबल बन जाएगी। तो हर बार मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो वाइप आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अभी फिलहाल कमेंट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कल 2 टेबल बनाई थी और अभी हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 टेबल बनी है। डेटा कुछ भी ना इंसर्ट हुआ है और ना सिलेक्ट होने की तो बात ही नहीं है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ,
एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास नहीं, एक इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस, और उसका नाम रख देता हूँ बुक रिपोजिटरी। अच्छा, मेरे पास रिपोजिटरी वो भी नहीं है ना, पैकेज भी नहीं है। सबसे पहले एक पैकेज ही बना लेना चाहिए हमारे को, पैकेज रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी पैकेज के अंदर हम एक क्लास इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस, ध्यान रहे इसको इंटरफेस बनाना है, बुक रिपोजिटरी, बुक रिपोजिटरी। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट रिपोजिटरी implements root repository। इसको चाहिए एक कौन से क्लास एंटिटी के लिए, और कॉमा उसमें जो प्राइमरी की है उसका टाइप क्या है। चेंज implement to extend। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार जरा ध्यान से समझ लेते हैं। जो स्प्रिंग का जेपीए है वो क्वेरी डीएसएल नाम के एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसने जो आपको बेसिक फंक्शनलिटी है, सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और वेयर कंडीशन के हिसाब से जो बिल्कुल सिंपल वेयर कंडीशंस होती है जिसमें प्राइमरी की के हिसाब से आप रिकॉर्ड को निकालते हैं, उस तरीके के लगभग 11 मेथड्स जो हैं वो ऑलरेडी उसने डेवलप करके क्रूड रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर सेट कर रखा है, जिसे आप अपने बुक रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि 10-11 मेथड तो आपको मिल गए, जिसमें रिकॉर्ड बुक एंटिटी को स्टोर करना, सिलेक्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने इसके ऊपर लिख दिया है @repository। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मुझे इस बुक रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर बुक रिपोजिटरी का यूज कर सकते हैं, बुक रिपोजिटरी मेन, अपने मेन वाले प्रोग्राम में, और स्प्रिंग को बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आप मुझे ऑटोमेटिकली दे दीजिए, ऑटो वायर। लेकिन अभी समस्या ये है कि इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन प्रोग्राम अलग स्टाइल से चलता है, और स्प्रिंग बूट अपना जो आईओसी कंटेनर है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल या डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कंटेनर है, उसको अपने हिसाब से उसको सेटअप करता है। तो उसमें टाइमिंग का फर्क होता है। जब हम मांगते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो कहता है कि अभी तो ऑब्जेक्ट हमारा अभी प्रिपेयर ही हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा कमांड लाइन रनर। इसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो है, जो प्रोग्राम है वो कमांड लाइन रनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, और इसके अंदर एक फंक्शन है रन फंक्शन, एक ही फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन मिला है ना, रन वाला मेथड, वो ये देखिए, स्प्रिंग जो हमने ये रन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था, उसी का एक्सटेंशन है। तो हमने बोला कि ये वाला जो रन मेथड है इसके बाद ये वाला चलाना, ये ऑटोमेटिक सेट है। आपके पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के 6 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका है कमांड लाइन रनर, जो आप कोर जावा के प्रोग्राम्स नॉर्मल में मेन में चलाते थे, उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के एक्सटेंशन में आपका स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन भी चल जाएगा। मतलब कोर जावा के प्रोग्राम की तरह से ही आपका स्प्रिंग बूट का प्रोग्राम भी चल जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
इक्वल टू न्यू बुक डॉट सेट नेम कर देते हैं जावा। एक बार चेक कर लेते हैं बुक एंटिटी क्या कह रही है। बुक एंटिटी कह रही है कि मेरे पास एक बुक आईडी है जिसमें कॉलम है और बुक आईडी ही आपको आईडी है। यहां पर मैं एक काम और कर सकता हूं, जनरेटेड आईडी क्या है वो, जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू जेसी इक्वल टू जनरेटेड आईडी ऑटो। इसको एक और कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर जो हमारी प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से जनरेट होके इंक्रीमेंट होके सेट हो जाएगी, यानी कि मुझे आईडी पूछने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम अभी क्या है कि अभी हम बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं। अब हम अगर यूजर से पूछते हैं बुक आईडी बताइए, अब यूजर ने पहले एक डाला था, दोबारा एक डालेगा, प्राइमरी की एक्सेप्शन आएगी। तो इसलिए अभी हम सिंपल रखने के लिए हमने बोला है हाइबरनेट भाई आप प्राइमरी की आप ही ने बनाया टेबल, आप ही ने उसको प्राइमरी की सेट किया, अब आप ही उसकी वैल्यू भी सेट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको जो वैल्यू जनरेट होगी वो एक सीक्वेंस से जनरेट होगी। अब हम देखेंगे, उसको भी समझेंगे। एक सीक्वेंस आएगा, हाइबरनेट अपने डेटाबेस में एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा और उस सीक्वेंस से वो नेक्स्ट नंबर निकाल के सेट करेगा ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जब मैं बता रहा हूँ कि जनरेटेड वैल्यू जो है वो एक सीक्वेंस बनाएगा, तो अभी मैं फिलहाल के लिए एक काम और करता हूँ, इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ ताकि वो मेरा टेबल भी ड्रॉप कर दे और सीक्वेंस भी वो क्रिएट कर दे। यहाँ पर देखिए कमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट फेज ओनली। जब भी आपका कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल बेसिक से टेबल वगैरह बना रहे हैं, तो आप इसे क्रिएट रखिए और जब आपका एक बार टेबल स्ट्रक्चर और आपका स्ट्रेटेजी वगैरह सेट हो जाता है तो आप इसको हटा दीजिए। चलिए आते हैं, बुक रिपोजिटरी डॉट सेव और इसके अंदर हमने बुक ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। यहां ध्यान से देखिए, बुक रिपोजिटरी में एक सेव मेथड कॉल किया है। बुक रिपोजिटरी से बात करते हैं, ये तो क्लास खाली है, सेव मेथड कहां से आया? सेव अगर एक मेथड है तो और दूसरे मेथड्स क्या हो सकते हैं? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हमने इसको क्रूड रिपोजिटरी से एक्सटेंड किया, कोर जावा क्या कहता है कि एक्सटेंड करेंगे तो आपकी क्लास चाइल्ड क्लास होगी या आपका इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस होगा और पेरेंट के जितने भी मेथड्स हैं वो चाइल्ड में अवेलेबल हो जाएंगे, यही मतलब है। फिर दूसरी बात यह है कि क्रूड रिपोजिटरी में 10-11 फंक्शन है, देख लेते हैं, सामने ही तो है। देखिए ये क्रूड इंटरफेस था, इसके अंदर एक फंक्शन था सेव, एक फंक्शन था सेव ऑल, एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी, 3 हो गए, एक फंक्शन है एग्जिस्ट बाय आईडी 4, 5वां फाइंड ऑल, 6वां फाइंड ऑल बाय आईडी, 7वां डिलीट बाय आईडी, 8वां डिलीट, 9वां डिलीट बाय आईडी, 10वां डिलीट ऑल और 11वां फिर से डिलीट ऑल। एक में पैरामीटर जा रहा है और एक में पैरामीटर नहीं है। आपने फंक्शन ओवरलोडिंग सुना होगा ना, एक ही नाम से 2 फंक्शन होते हैं और उसमें पैरामीटर का फर्क होता है। ये 11 फंक्शन है जो बुक रिपोजिटरी को उसके पेरेंट क्लास से या पेरेंट इंटरफेस से मिली है। इंटरफेस के पेरेंट इंटरफेस होंगे, क्लास के पेरेंट क्लास होंगे। इस वाली क्लास में हमने कमांड लाइन रनर को इंप्लीमेंट किया है, एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस है और प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन एक क्लास है। क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। दोनों सेम टाइप के हो गए ना, इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। चलिए उतने डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ ये पता लगा
कि ये सेव अकेला नहीं है, सेव के 10 और भाई बहन हैं, टोटल ये 11 हैं जो इनको इसके क्रूड रिपोजिटरी क्लास इंटरफेस से एक्सटेंड करने के वजह से मिली है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रोग्राम को चलाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते, सिंपल करते हैं। मुझे कोर जावा का प्रोग्राम चलाना था, इसलिए प्रोजेक्ट वन एप्लीकेशन को कमांड लाइन रनर से इंप्लीमेंट किया। उसने एक मेथड दिया रन और एक रिपोजिटरी बनाई। उसके रिपोजिटरी के उसके ऊपर हमने लिखा था @रिपोजिटरी, ये बुक रिपोजिटरी में @रिपोजिटरी। और कोडिंग अभी हमने कोई नहीं किए, कोडिंग हम सब स्प्रिंग बूट से मांग रहे हैं। इसको रन करते हैं, रन मेन। क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसने टेबल को ड्रॉप किया है, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है वहां प्रॉपर्टी फाइल में, क्रिएट करो। तो उसने क्या किया, पुराने टेबलों को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दो ऑथर टेबल, ड्रॉप कर दो बुक टेबल। फिर इसने क्या किया, वापस से क्रिएट किया, ब्लैंक टेबल बना दिया, क्रिएट कर दो ऑथर टेबल, क्रिएट कर दो बुक टेबल। फिर इसने क्या किया, एक हाइबरनेट सीक्वेंस बनाया है। ये देखो यहाँ पे ये वाला लाइन, ड्रॉप सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट हाइबरनेट सीक्वेंस। हाइबरनेट ने बोला भाई मेरा एक सीक्वेंस दे दो, उसमें से मैं नंबर्स इंक्रीमेंट करता रहूंगा। कैसे यूज करेगा वो अभी हम देखते हैं। फिर हमने बोला एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसने इंसर्ट की क्वेरी बनाई है, लेकिन इंसर्ट की क्वेरी में बुक आईडी की जो वैल्यू है उसके लिए इसने सिलेक्ट नेक्स्ट वेल हाइबरनेट सीक्वेंस किया है। यानी कि सीक्वेंस में अभी पहले डिफॉल्ट में 0 होता है, तो 1 निकाल के 1 इसमें डाल के बुक आईडी में 1 डाल देगा। एक बार हम अपने पीजी एडमिन से कम्युनिकेट कर लेते हैं कि भाई उसके पास रिकॉर्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अल्टीमेटली डेटाबेस में रिकॉर्ड जाना चाहिए। डेमो 3 डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड डाला था, बुक टेबल में डाला था। क्वेरी टूल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। देखिए बुक आईडी 1, बुक नेम जावा, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंस्टॉल हो गया। हमने इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिखी, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। हमने टेबल नहीं बनाया, डेटाबेस में टेबल बन गया। हमने सीक्वेंस भी नहीं बनाया था, डेटाबेस में एक हाइबरनेट सीक्वेंस बन गया। ठीक है, जब हमने शुरू में क्लास शुरू की थी तो हमने यही बात की थी कि हाइबरनेट मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट टू रिलेशन मैपिंग, कि जावा बताएगा, क्लास बताएगी कि डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है। आप एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिखोगे, ना आपने क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखी थी, ना आपने इंसर्ट इनटू बुक लिखा था। दोनों हुए हैं। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना इस बात पे? नो, सब नहीं बोल रहे, मतलब सबको डाउट आ रहा है। हमने पहली क्लास में यही बात की थी कि हम करने क्या वाले हैं। हम जावा को बताएंगे कि डेटाबेस से कैसे बात करनी है। हम डीबीए का जो रोल है ना, जो डेटाबेस डेवलपर का जो रोल है, उसको प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। अब अगर मान लेते हैं मुझे बहुत बड़ी सी एसक्यूएल नहीं भी आती है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है एसक्यूएल नहीं आती है, जावा तो आती है, जावा को बता देंगे कि एसक्यूएल से बात कैसे करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ कि भाई मेरा जो एक रिकॉर्ड जावा वाला गया है ना, वो कहीं हटा मत देना। और फिर इसमें आता हूँ, अब मैं बोलता हूँ जावा प्रो, एक दूसरी बुक ऐड करनी है मुझे। फिर मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कहीं पे प्रोग्राम में मैंने इतनी कोडिंग नहीं की है ना कि प्रोग्राम बार बार चले। एक बार रन करते हैं प्रोग्राम बंद हो जाता है, फिर रन करते हैं फिर प्रोग्राम बंद हो जाता है।
अब इस बार क्या हुआ है कि यहाँ देखिए स्प्रिंग बूट चला है, और पिछली बार जब हमने चलाया था तो ड्रॉप टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट टेबल, फिर इंसर्ट इनटू बुक, इतने काम हुए थे, 4-5 काम हुए थे। अब हमने जब उसको हाइबरनेट की प्रॉपर्टी फाइल में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, उसका जो क्रिएट वाला जो स्टेटमेंट था, पैरामीटर था, उसको हमने कमेंट कर दिया। तो अब इसने ना तो टेबल को ड्रॉप किया है, ना टेबल को क्रिएट किया है, वो वाले स्टेप्स इसमें हट गए, और सिर्फ नेक्स्ट वेल और इंसर्ट इनटू बुक, सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। एक बार जरा इससे बात कर लेते हैं, रिफ्रेश करो। हाँ, ये देखिए बुक आईडी 2 और जावा प्रो, दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अब क्या करना है, अब फिलहाल मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, और मैं अपने लिए एक छोटा सा मेन्यू सिस्टम बना लेता हूँ। ठीक है, तुम ठीक हो, बहुत अच्छे हो। मैं एक ले लेता हूँ कैर चॉइस। ये हम बहुत, मुझे तो अपना शुरुआती समय याद आ रहा है। इंट मेन्यू चॉइस, एक कोर जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, दो मैंने चॉइस ले लिए, मेन्यू का चॉइस और एप्लीकेशन का चॉइस, एप्लीकेशन का चॉइस। इसको मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया वाई, सपोज इसमें कुछ नहीं करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाइल, अपने को तो जगह बनानी पड़ेगी ना, एप्लीकेशन चॉइस इक्वल इक्वल टू वाई, जब तक ये वाई रहे तब तक चलते रहना। फिर लिख रहा हूँ कि भाई एक वो भी लेना पड़ेगा ना, स्कैनर बनाना पड़ेगा। ट्राई ब्लॉक में लिख ही लेते हैं फिर हाथों हाथ, ट्राई एच एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, स्कैनर न्यू स्कैनर, कहाँ से स्कैन करेगा, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से स्कैन करने के लिए सिस्टम इन। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं वाइल एप्लीकेशन चॉइस इक्वल टू वाई, तब तक आप मेन्यू बनाते रहना। एस आउट, एंटर योर चॉइस, आप चाहते क्या हो, स्लैश एन 14 डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, आपकी एक इच्छा ये है, स्लैश एन 2 एंटर, सॉरी एड न्यू बुक स्लैश एन। अब ये अपनी इच्छा बताएंगे मुझे, और मैं इनकी इच्छा को कहाँ रख लूंगा, मेन्यू चॉइस में। मेन्यू चॉइस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट दे दो। इनकी इच्छा के हिसाब से इफ मेन्यू चॉइस इक्वल इक्वल टू 1 तो हम कहाँ पे कुछ काम करेंगे, और इफ मेन्यू चॉइस इक्वल इक्वल टू 2 तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा काम करेंगे। अभी तक में मुझे पूरा सिस्टम बनाना है कि हमारा सॉफ्टवेयर यूजर से कैसे इंटरेक्ट करेगा। अभी हाइबरनेट वाली कोई बात नहीं है, स्प्रिंग जेपीए और बड़ी बड़ी कोई बात नहीं है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो मेरा प्रोग्राम फिर यूजर से पूछेगा क्या आप एप्लीकेशन को और चलाना चाहते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा। अगर यस करेगा तो हम ले लेंगे। तो ये क्या था, एप्लीकेशन चॉइस थी, एप्लीकेशन चॉइस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट
नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट कैर नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रिंग है। चलो मैं इसको स्ट्रिंग ही कर देता हूँ। ठीक है, इतने को रन करते हैं, ये डबल कोट्स में हो जाएगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इस पर्टिकुलर चॉइस की बात थी ना। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा मेन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंटर योर चॉइस, हमने बोला 2, एंटर। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? वाई, दोबारा से मेन्यू आ गया, डिस्प्ले करो। अभी तो कोडिंग ही नहीं की है, वन मेन्यू के लिए तो अभी हमने कोई कोडिंग की नहीं है। कंटिन्यू करना चाहते हो, एन, प्रोग्राम बंद हो गया। अब बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई ज्यादा इसमें इंजीनियरिंग नहीं है। हमने दो वेरिएबल लिया है, एक के ऊपर हमारे इफ कंडीशन चल रहे हैं, एक के ऊपर हमारा वाइल कंडीशन चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप देखता है वाई अगर डाला है तो ठीक है भाई, दोबारा से मेन्यू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, एक बार जरा पोस्टग्रेस से बात करते हैं कि इसके पास कितना रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास हो गया है कि हमारा प्रोग्राम रिपीट होके चल रहा है। हमने मेन्यू 2 ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो उसे एक रिकॉर्ड ऐड भी कर दिया, लेकिन उसने मेरे से बुक का नाम पूछा नहीं। बुक का नाम पूछता तो मैं उसको बुक का नाम बता सकता था। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई एंटर बुक नेम। एंटर बुक नेम, एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर ले लेते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अब चलाते हैं, अब थोड़ा और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे, वन बाय वन। एक बार हमने चलाया, ठीक है जी, बुक रिकॉर्ड चली गई। दूसरी बार चलाया, अपने आप चली गई मेन्यू के हिसाब से। अब तीसरी बार चला रहे हैं तो हम बुक का नाम भी बता रहे हैं। हमने बोला भाई 2 ऐड न्यू बुक, पूछता है बुक का नाम बताओ, महाभारत, इंटर। कंटिन्यू करना चाहते हो? यस, कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंटर योर चॉइस 2, बुक का नाम बताओ, रामायण, रामायण, एंटर। कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, अब घर जाना चाहते हैं, स्टॉप द प्रोग्राम। पोस्टग्रेस से पूछते हैं, अब हमारा पोस्टग्रेस कह रहा है कि अब हमारे पास 2 बुक और आई है, महाभारत एंड रामायण। उसकी बुक आईडी 4 और 5 है। अब आपको लग रहा है कि ठीक है, अब ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा डायनेमिक प्रोग्राम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप ये था, अभी हमने इसमें यूटिलाइज क्या किया, हमने बुक रिपोजिटरी का सेव मेथड यूटिलाइज किया और वो हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है। अब ये वाला जो मेरा मेन्यू खाली है, मेन्यू 1, इसमें तो मैं ऑप्शन देता हूँ डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, लेकिन ये कुछ करता नहीं है क्योंकि कोई कोडिंग है ही नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बुक रिपोजिटरी को बोला, बुक रिपोजिटरी फाइंड ऑल, सारे रिकॉर्ड ले आओ। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल। और मैंने बोला एक एरे लिस्ट बना लेते हैं और उसमें सारे रिकॉर्ड को रख लेते हैं। एरे लिस्ट ऑफ बुक, बुक लिस्ट,
array list इक्वल टू array list of book में कन्वर्ट कर लो और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं फॉर ईच ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए ना ये फॉर ईच बी book array list सिंपली करना चाहिए i इक्वल टू 1 i इज लेस देन बुक array list का साइज i प्लस प्लस out book id equal to get I dot get book id book name इसका तो बुक रिपोजिटरी फाइंड ऑल मतलब इट मींस सिलेक्ट ऑल वो एरे लिस्ट में आ जाएगा। एरे लिस्ट को हमने लूप घुमा के प्रिंट कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा है, ये भी एक एक्स्ट्रा है। रिफैक्टर चलिए रन करते हैं। अब हमने बोला डिस्प्ले ऑल, ये बुक आईडी 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे हैं। बुक आईडी 1 कहाँ गया? जावा प्रो महाभारत रामायण, एक बुक इधर चली गई होगी, देखते हैं कहाँ चली गई है। कंटिन्यू टू प्रेस वाई, फिर ऐड न्यू बुक, लेट्स सी, कंटिन्यू यस, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। हमारे को ये 6 नंबर पे प्रोग्राम नया बुक दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर कंटिन्यू टू वाई। अभी तो हमारे सॉफ्टवेयर में 2 ही ऑप्शन है, सारे रिकॉर्ड दिखा दीजिए या एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लीजिए। एक और नया रिकॉर्ड ऐड कर लो, C++, एंटर। कंटिन्यू रहना चाहते हैं प्रोग्राम में, यस। ऑल रिकॉर्ड दिखा दीजिए 1, तो हमारे पास 7 रिकॉर्ड हो गए। तो अभी हमने ये देखा डेटाबेस से रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो रहा है, डेटाबेस से रिकॉर्ड सिलेक्ट भी हो रहा है। कोडिंग हमने जो की है उसको हम एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन था वाइल एंड इफ का जो मैनेजमेंट है, मेन्यू एंड मेन्यू के चॉइसेस और एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना, इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो बताइए। इसको समझने में वाइल और फॉर लूप और इफ को, हाइबरनेट की बात छोड़ दीजिए। बताइए, आप मिस्टर मनोज हैं? हेलो, एम आई ऑडिएबल? अरुण सर। यस वरुण, हाँ ठीक है। आप अभी हमने जो कोड किया उसमें हमने ये देखा कि हाइबरनेट डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है और हाइबरनेट डेटाबेस से रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। वो एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट जो था, दूसरा एक्टिविटी जो हमने किया, हमने अपने प्रोग्राम में एक मेन्यू सिस्टम बनाया जिसमें 2 ऑप्शंस थे, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड और ऐड न्यू बुक। एक और ऑप्शन था कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई करते हैं तो वाइल लूप में जाके वो कंडीशन चेक करता है कि हाँ ये बंदा कंटिन्यू करना चाहता है और दोबारा से मेन्यू को प्रिंट करता है।
तो वो तो हमारा बिजनेस लॉजिक हो गया कि हम अपने मेन्यू को कैसे बनाते हैं, चॉइसेस को कैसे अरेंज करते हैं और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का यूज किया है और डिफरेंट डेटा टाइप जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट में मतलब बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्ट्रिंग को रीड कर रहा था। हमने यूजर से चॉइस पूछा, मेन्यू क्या है, नंबर्स पूछे, बुक का नाम पूछा, यूजर हमें देता चला गया, हम उसको ऑब्जेक्ट में सेट करते चले गए या वेरिएबल में सेट करते चले गए। दूसरा जो एस्पेक्ट था, मतलब ये तो कोड जावा हो गया, जहाँ पे आपने मेन्यू बनाया, फॉर लूप लिखा, व्हाइल लिखा, इफ लिखी, वो सब कोड जावा था। और जहाँ पे आपने बुक की रिपोजिटरी बनाई, जब आपने उसके ऊपर एट द रेट रिपोजिटरी लिखा, एक्सटेंड किया क्रूड रिपोजिटरी से, जब आपने ऑटो वायर किया, जब आपने रिपोजिटरी डॉट सेव किया और जब आपने रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल किया, ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे ये आपके एडवांस जावा वाले एरिया के थे। ठीक है, लेकिन एडवांस जावा वाले पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए कोर जावा तो लिखनी पड़ेगी ना। मेन्यू नहीं बनाता तो वो चॉइस कहाँ से आती कि एक दबाओ तो ये होगा, दो दबाओ तो ये होगा। अच्छा, आपने दो दबाया है तो अब आप बुक का नाम बताओ। अच्छा, आपने बुक का नाम बता दिया, अब हम इसे डेटाबेस में ले जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक स्टोरी की तरह चल रहा है। हमने पहले फंक्शनलिटीज बना ली, एंटिटीज बना लिए। पिछले क्लास में कल हमने सिर्फ हमने एंटिटी बनाया था और उसका आउटकम क्या था, डेटाबेस में टेबल बना था, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हुआ था, कल कुछ नहीं हुआ था। आज हमने उसके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़े तो हमने बोला भाई इसमें प्राइमरी की कहाँ से आएगी, तो ऑटो जनरेटेड आईडी कर दो, वो अपना सीक्वेंस बना लेगा और सीक्वेंस से आपने देखा बुक आईडी 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक जनरेट हुई है। मैंने कहीं से यूजर से नहीं पूछा है कि एंटर बुक आईडी। ठीक है, फिर हमने बोला इसमें इंसर्ट करना है, सिलेक्ट करना है, चाहते तो हम कोडिंग भी कर सकते थे, लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे कोर्स में स्प्रिंग बूट का ही लेना है, तो क्यों ना हम स्प्रिंग बूट से ही शुरुआत करें। थोड़ा सा याद जरूर करना पड़ेगा लेकिन कोडिंग कम करनी पड़ेगी। आप देखिए कि आपने एक इंटरफेस बनाया बुक रिपोजिटरी और उसको एक्सटेंड किया जेट क्रूड रिपोजिटरी से, और उसको क्लास का नाम और प्राइमरी की के डेटा टाइप का नाम बताया। ये दो इंफॉर्मेशन देने से आपको इनाम क्या मिला, आपको बेनिफिट हुआ कि आपको 11 फंक्शन मिल गए, जिसमें एक सेव फंक्शन था और एक फाइंड ऑल फंक्शन था। अभी हमने दो फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें एक और चॉइस ऐड करते हैं आज की क्लास में, अभी हमारे पास 10 मिनट है, कि हम यूजर पूछेगा भाई सारी किताबें, मान लो इसमें हमने 100 किताबें ऐड कर दी, तो हर बार 100 किताबों की लिस्ट बनेगी। हम चाहते हैं कि नहीं, यूजर हमें बताए कि उसको कौन सी बुक आईडी देखनी है, हम उसको उस बुक आईडी का नाम बताएंगे। ठीक है, और फिर आज का क्लास हमारा कंक्लूड हो जाएगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम इसमें एक और चॉइस ऐड कर लेते हैं। देखो अब हमारा प्रोग्राम बन गया है और चलने लगा है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ऐसे बना लो, वैसे बना लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो। तो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड में और न्यू रिकॉर्ड के बाद एक तीसरा ऑप्शन हम इसमें ऐड कर देते हैं, सर्च बुक बाय बुक आईडी। बुक को सर्च करो बुक आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन्यू चॉइस में हमारे पास एक और ऑप्शन, हमारे को एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, मेन्यू चॉइस नंबर 3, और हम यूजर से पूछेंगे एंटर बुक आईडी, और हम उसको एक वेरिएबल पे रख लेते हैं इंट बुक आईडी इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ओहो, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, वो बताएगा। और फिर हम यहाँ पे बोलेंगे फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर हम बुक आईडी डाल देंगे। ये क्या हुआ, ये कह रहा है कि आपने इंटीजर बोला था वहाँ, मतलब आपने वहाँ प्रिमिटिव टाइप बोला, प्रिमिटिव टाइप दे रहे हो और वहाँ पे आपने इंटीजर बनाया था। दे दो भाई, इसको इंटीजर बना देते हैं, न्यू इंटीजर। फाइंड बाय आईडी, अच्छा फाइंड ऑल बाय आईडी हो गया ना, यहाँ पर बोले फाइंड बाय आईडी।
फाइंड ऑल बाय आईडी में इन बुक आईडी की लिस्ट देनी पड़ेगी। ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है बुक का ऑब्जेक्ट। ऑप्शनल है। ये भी तो ऑप्शनल ही था फिर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑप्शनल बुक लिस्ट। तो हम पकड़ेंगे कैसे? एक सेकंड बॉस, इसमें एक नया पॉइंट आ गया। बुक आईडी तो मिल जाएगी। इसको स्टोर करने के लिए हमने असाइनमेंट बोला, बुक इक्वल टू बुक असाइनमेंट हो जाए। और जब इसने बोला, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया इसने कि आप जिस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं वो आपका पास इस तरीके से है, ऑप्शनल है, और बुक मिला है और उसको ऑप्शनल चाहिए। थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं कि फाइंड बाय आईडी का ऑप्शनल ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल ब्रैकेट में स्टूडेंट और ये कर दीजिए। आउट यहीं से ले लेते हैं ना, जो हमने पहले लिखा था, ये वाला 2 आइटम। इसमें क्या हो जाएगा, सीधे ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वो है। एक और लाइन मिसिंग होगी इसका मतलब। रिस्पॉन्स डॉट गेट बुक आईडी और बुक डॉट गेट बाय बुक नेम। यूजर से हमने पूछा एंटर बुक आईडी
उसको फाइंड बाय आईडी में दिया, उसने हमारे को एक बुक दी है, बुक ऑब्जेक्ट दी है जो कि ऑप्शनल है, मतलब फाइंड बाय आईडी से बुक का ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और बुक का ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। उसको सेव करने के लिए, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को सेव करने के लिए ऑप्शनल फ्रेमवर्क को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हम तभी इससे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे जब हमारे को ये कंडीशन मीट हो जाएगी। ये रहा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, फाइंड बाय आईडी ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, तो इसका इज प्रेजेंट ट्रू रहेगा और इज प्रेजेंट ट्रू होने के कंडीशन में ही हम उससे बुक आईडी और बुक नेम की डिमांड करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन एंटर बुक नेम 4 महाभारत। कंटिन्यू करना चाहते हो? यस। एंटर बुक आईडी, सॉरी, सर्च बाय बुक आईडी 3, एंटर बुक आईडी 5 रामायण। सर्च करना चाहते हो, सॉरी, कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस। सर्च बाय बुक आईडी 3, एंटर बुक आईडी 8, बुक आईडी कोई नहीं है, मतलब 8 बुक आईडी पे अभी हमारे को वहां पे कंडीशन देना है। जैसे हमने इज प्रेजेंट का ट्रू पार्ट लिखा है, वैसे इज प्रेजेंट का फॉल्स पार्ट भी लिख देंगे। बुक आईडी 1, सॉरी, सर्च बाय, सर्च ऑल। 1 बुक आईडी कहाँ गया? थर्ड, सर्च बाय बुक आईडी 1 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब हम सर्च ऑल करते हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको चेक करते हैं। कंटिन्यू करना चाहते हैं? नो। प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। इसका एल्स पार्ट भी लिख देते हैं। एल्स आउट नो बुक रिकॉर्ड फाउंड विद बुक आईडी, जो उनने बुक आईडी बताई थी। इस बुक आईडी पे कोई किताब नहीं मिली। फिर से एक बार रन कर लेते हैं। रन। थर्ड ऑप्शन, सर्च बाय बुक आईडी 8, नो बुक रिकॉर्ड फाउंड विद बुक आईडी 8। कंटिन्यू? यस। सर्च बुक आईडी 3, बुक नंबर 2, बुक आईडी 2, बुक नेम जावा प्रो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम अब आगे बढ़ेगा। ये मैं कोड कमिट कर देता हूँ, पहले आप इस कोड को चलाइए। ध्यान रहे वो जो हमने ट्रू फॉल्स किया था उसको कर लेना, नहीं तो आपका हमेशा एक ही बुक बचेगा। और अदरवाइज आप जितनी बार प्रोग्राम को रन करेंगे, आपने 4-5 बुक ऐड की और फिर दोबारा रन किया तो सारी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। उसके लिए आपको इस डीडीएल ऑटो के ऊपर बहुत ही फोकस रखना है कि अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट नहीं कराने हैं, टेबल ड्रॉप नहीं करानी है, तो आप इसे कमेंट कर देंगे। इस कोड को मैं अभी एसवीएन में यहाँ गिटहब में कमिट कर देता हूँ। तो आपके पास असाइनमेंट ये रह जाएगा इसके बाद कि जैसे अभी हमने इसमें बनाया ना, बुक के लिए बनाया है सारा सिस्टम, वैसे ही आप ऑथर के लिए बनाएंगे। जैसे अभी हमने इसमें बुक के लिए बनाया है, बुक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, सारे किताबों के रिकॉर्ड को देखना और किताब के रिकॉर्ड को बाय आईडी सर्च करना। तो आप क्या करेंगे, इसको मेन्यू को चेंज कर देंगे। जब आपका मेन मेन्यू आएगा तो आप उसमें यूजर से चॉइस पूछेंगे, भाई आपको बुक के ऊपर मैनेजमेंट करनी है कि ऑथर के ऊपर मैनेजमेंट करना है। जैसे आप उसमें 1 प्रेस करेंगे तो बुक का लिस्ट आएगा, डिस्प्ले ऑल बुक्स, सर्च बुक बाय आईडी, ऐड न्यू बुक। और ऑथर का आप डालेंगे मेन्यू में तो ऑथर की लिस्ट आएगी, ऐड न्यू ऑथर, डिस्प्ले ऑल ऑथर्स, सर्च ऑथर बाय आईडी। ये काम आपको असाइनमेंट के तौर पे मिलेगा। सर हम ये ऑटो डिलीट वाला यूज क्यों करते हैं? कौन सा? ऑटो डिलीट वाला। ये हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, जब हम बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, मतलब बार बार हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, बार बार हम कॉलम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जब तक ये रहता है कि चलो ठीक है,
आप देखो, मान के चलो कि आपको पोस्टग्रेस टच नहीं करना है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, हम अपने जावा को ही सब कुछ बताएंगे। तो ऑटो इसलिए यूज करते हैं कि आप जैसे अभी मान लेते हैं मुझे 2 टेबल और ऐड करनी है, मतलब फिर और करना है, कुछ कॉलम चेंज करना है, तो ऑटो हम बीच बीच में यूज करते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम सेट हो जाता है, मतलब जब हमारा टेबल स्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाता है, तो ऑटो बंद कर देते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, थोड़ा सा ऑप्शनल क्लास के बारे में बता दीजिएगा। हाँ, ऑप्शनल क्लास के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल एक जावा फीचर आया है जो कि नल पॉइंटर को हैंडल करने के लिए होता है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि जो क्लास या जो मेथड ऑप्शनल रिटर्न करता है, वो ये कहता है कि मैं नहीं भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये एक नया फीचर है जिसके थ्रू हम नल पॉइंटर को हैंडल करते हैं। जब इसने बोला फाइंड ऑल, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये फाइंड बाय आईडी, तो हमने जब आईडी प्रेस की तो बुक, उस आईडी से बुक हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। तो इसने पहले ही बताया कि आप, हम जो बुक का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे वो ऑप्शनल टाइप से है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट में कंटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या हो गया, हमने इज प्रेजेंट को कर लिया। अदरवाइज जब हम इससे पहले कोडिंग करते थे तो हमें आता था कि या तो ऑब्जेक्ट आएगा या नल आएगा, तो हम यहाँ पर इसी को चेक करते थे कि इफ बुक नॉट इक्वल टू नल पहले। अब नल पॉइंटर को हैंडल करने के लिए ऑप्शनल में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल है कि अगर आपने कोई मेथड कॉल किया और वो ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है, तो फर्दर उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने से पहले आप इज प्रेजेंट चेक कर लें, ताकि आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन की परिस्थिति ना बने। ठीक है। ऑप्शनल जो वर्ड है, ऑप्शनल वर्ड का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा। सर अभी हम जो कोड यूज कर रहे हैं वो कोर जावा का ही कोड यूज कर रहे हैं, मतलब इस हाइबरनेट के लिए। तो हाँ, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज कहाँ यूज होती है? हाइबरनेट क्वेरी एचक्यूएल आएगा जब हम यहाँ पर काम करेंगे ना। अभी जैसे ये था कि हमने क्रूड रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया था और उसमें हमें 11 फंक्शन मिले थे, तो ये सब हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज ही थी जो हमने नहीं लिखी है। उसके बाद हम यहाँ पर एचक्यूएल लिखेंगे इस वाले लोकेशन पे ना। यहाँ पर आप जब हम कस्टम एचक्यूएल लिखेंगे, यहाँ पर आएगा कस्टम एचक्यूएल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्रूड रिपोजिटरी में 11 फंक्शन है उससे हमारा काम चल जाए। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे वो सारी बुक्स के नाम दे दो जो हैं, सपोज, ठीक है। अब क्रूड रिपोजिटरी बनाने वालों ने हमारे को बहुत ही जनरल फंक्शंस दिए हैं, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, सेव, सेव ऑल, डिलीट, डिलीट ऑल। तो ये जनरल फंक्शन है। अब अगर मान लेते हैं मुझे ऐसे करना है, प्रोग्राम बनाना है कि उन सारे ऑथर्स को डिलीट कर दो जिनके पास कोई बुक नहीं है, जिन मतलब मेरे बुक वाले टेबल में जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन वाले ऑथर्स को डिलीट कर दो। तो आपके पास क्या होगा, आपको कस्टम एसक्यूएल लिखनी पड़ती, मतलब आप एसक्यूएल की क्वेरी उस तरीके से डिजाइन करते, उसके जगह पे हम एचक्यूएल लिखेंगे। ये जो क्लास है ना बुक रिपोजिटरी, इसके अंदर ही हम कल फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने क्वेरीज को लिखेंगे और वो क्वेरीज होंगी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक यूज किया है, जो सिस्टम में पहले से ऑटोमेटिक डेवलप्ड था उसी को यूज किया है। क्रूड रिपोजिटरी में 11 फंक्शन डेवलप्ड थे, आउट ऑफ 11 हमने अभी 3 देखे हैं। देख रहे हो, ये फंक्शन हमने देखा नहीं है। हाँ बताइए सर, ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में क्रिएट के लिए तो हमने उसमें बताया था कि क्रिएट करनी है, वो ड्रॉप करके क्रिएट करता था, लेकिन इंसर्ट के लिए हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। बॉस, एक बार जरा इसको पढ़ो, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है? ऑटो क्रिएट। डीडीएल का मतलब क्या होता है? डीडीएल का मतलब क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो उसमें इंसर्ट आता है? तो इंसर्ट के लिए कुछ अलग से बताना पड़ेगा सर इसको? नहीं, हम 1 बाय 1 बात करते हैं ना। टेबल में डीडीएल में इंसर्ट आता है कि नहीं आता है? नहीं आता सर। तो आपका वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया।
कि भाई यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्रिएट बोला है और इंसर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना। नेक्स्ट डीएमएल। डीएमएल के लिए हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये इंसर्ट कर रहे हैं क्रोड रिपोजिटरी के थ्रू जिससे डीएमएल ये डीएमएल है। इंसर्ट क्वेरी विल बी ऑटो जनरेटेड। इंसर्ट क्वेरी विल बी ऑटो जनरेटेड। दैट इज योर डीएमएल। ठीक है। ओके सर। और हाँ, शब्दों का बहुत मोल है। जब भी हम बात करें तो शब्दों का ख्याल रखें। उससे क्या होगा ना कि हम एकदम क्लियर कट, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो क्रिएट है डीडीएल का, तो डीडीएल और डीएमएल को बिल्कुल सेपरेट करके ही सोचना है और सेपरेट करके ही समझना है। जेपीए को, हाइबरनेट को और हाइबरनेट को और पोस्टग्रेस को अलग अलग समझना है, अलग अलग ही करना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम देखेंगे जो हमारे डिलीट की क्वेरीज है और अपडेट सर की एक क्वेरी क्वेरीज है। हाँ बताइए। सर हाँ 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 तो जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जिसको हमने जेडीबीसी वाला काम किया था ना, हाँ हाँ यदि हम इससे ब्लैंक रखे तो स्प्रिंग की एप्लीकेशन तो रन तो होगी एटलीस्ट। अगर उसके अंदर स्प्रिंग के फॉर्म में, एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ अरुण बोलो, क्या डाउट? सर ये है, मैं कल वो कर रहा था इसको इनिशियलाइजेशन वाला जैसे बताया था ना सर ने, हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ। उसमें अच्छा अच्छा, हाँ चलिए बताइए बताइए। तो उसमें इशू आ रहा था मुझे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वाले में, तो मेरा वो भी रन नहीं हो रहा था, वो दूसरा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट भी। क्या प्रॉब्लम थी? एरर क्या थी? तो डिपेंडेंसी, सर मैं स्क्रीन शेयर करूं आपको फिर? हाँ, स्क्रीन शेयर करो। इसमें क्या होता है बॉस कि अगर आपके pom.xml में ड्राइवर लगा हुआ है, अगर आपके pom.xml में हाइबरनेट का ड्राइवर लगा हुआ है और पोस्टग्रेस का ड्राइवर लगा हुआ है और हाइबरनेट की डिपेंडेंसी लगी हुई है, तो उसको अपने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना होता है। डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करने के लिए उसको एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सारी जानकारी चाहिए। रन करो, दिखाओ क्या एरर है। एक मिनट रुको। डेटाबेस पर्सनल पोस्टग्रेस ड्राइवर ओआरजी, ये क्या है? इसमें पोर्ट बताओ भाई, ये लोकल होस्ट के आगे पोर्ट बताओ, पोर्ट। चलाओ, रन करो प्रोग्राम को। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम जी नहीं है, सर। चल गया। पोर्ट की प्रॉब्लम थी, चलिए, ठीक है। पोर्ट की प्रॉब्लम, ठीक कनेक्शन है। स्ट्रिंग में एक्चुअली पहले आईपी प्लस पोर्ट, पोर्ट आपने लिखा था, ठीक है। किसी और का कोई डाउट है? ठीक है जी, हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको दे देते हैं, ठीक है जी। हाँ रिकॉर्डिंग दे देते हैं और गिटहब का यूआरएल भी है, मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक वी यू। विल कंटिन्यू टू बाय। रोक सकते हो अभी, मैं चेक कर सकता हूँ अभी, ठीक है। होल्ड करो एक सेकंड बस। हाँ मैं भी स्क्रीन शेयरिंग में लगा देता हूँ।